कि शिखा आप तुम ड्रग्स लेती होगी फिर? तो अच्छा। आई वॉज लाइक हाँ, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और रात में एक बार, दिन में 3 बार तो चाहिए ही चाहिए होता है ना। Okay. जो इंसान की कास्टिंग काउच करने के लिए जो कास्टिंग पर्सन है, तो उनको ऐसे एक्टर्स भी मिल रहे हैं जो रेडी हो जाते हैं। ये एक्टिंग वैक्टिंग सब बकवास की चीज़ है। अब एक्टिंग में कोई करियर नहीं है और अब छोटे शहर से हैं तो क्या ही एक्टर बनेंगे। अगर आप भी एक्टर बनना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि एक्टिंग वैक्टिंग सब बकवास है, ये सिर्फ स्टार किड्स के लिए होता है और फालतू की चीज़ है, एक्टिंग में कोई मेहनत नहीं लगती, स्ट्रगल नहीं लगती, तो मिलिए शिखा दुबे से, जो कि स्पेसिफिकली मुंबई से आई हैं इस पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने और आपके सवालों के जवाब देने। तो मोस्ट वेलकम शिखा जी। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। सो गाइज, शिखा जी के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं और उसके बाद वील स्टार्ट द पॉडकास्ट कि शिखा एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं जो मुंबई में काम कर रही हैं, काफ़ी बड़े बैनर्स के साथ ये काम कर चुकी हैं। तो एक्टिंग से रिलेटेड और बॉलीवुड से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस पॉडकास्ट में। सो विदाउट एनी डिले, सबसे पहला सवाल शिखा जी आपसे मेरा ये है कि ऑडियंस को प्लीज़ थोड़ा बताइए कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स में अब तक काम कर चुके हैं। वेल, रिसेंटली तो मैंने शूट की है एक मूवी वीसी बैनर के साथ विधु विनोद चोपड़ा जी। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड कि मुझे मौका मिला। इसके साथ ही मैंने लास्ट 2-3 मूवीज़ शूट किए हैं जो बहुत जल्दी रिलीज़ होंगी, एंड देन आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या बैनर था और क्या प्रोजेक्ट था। उसके अलावा आई हैव डन डेली सोप्स एड, जिसमें मैंने ऑन ऑफ ट्रैक्स या कंटिन्यूटीज़ किए हैं। बालाजी के साथ मैंने काम किया है Okay. और इसी के साथ साथ कई एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस के साथ। अनुपमा भी आई गेस यू हाँ, हैव डन अ रोल। अनुपमा, या Okay. अनुपमा आई हैव डन। सो अभी तो फिलहाल नहीं, बट हाँ पहले कर चुकी हूँ। अच्छा, तो ये कब फिगर आउट किया था कि अब मतलब एक्टर बनना है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे जैसा अभी आपने पूछा शिवम कि कब फिगर आउट किया था, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स से मुझसे पूछ लेते हैं कि शिखा तुझे एक्टिंग में कब जाना था, तू कैसे एक्ट्रेस बन गई, तू कब मुंबई पहुंच गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस जर्नी के बारे में। और मेरे काफ़ी करीबी हैं, उनको पता है कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, मतलब पैशन था अंदर कि मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मुझसे कोई पूछ लेता था क्या बनना है, तो मुझे हीरोइन बनना है। मम्मा बताती हैं ऐसा कि मुझे हीरोइन बनना है, शुरू से ही था। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन में वो चीज़ थी, तो वो आगे तक कंटिन्यू रही। स्कूल के टाइम मैंने पापा को बोला, देन लेटर ऑन कॉलेज के टाइम बोला, मुझे परमिशन नहीं मिली क्योंकि इकलौती बेटी वाला सीन था। उनको लगा कि मुंबई जाएगी, कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी। तो फाइनली ग्रेजुएशन पूरा किया अपनी, और बीएड मैंने कर रखा है, वो पूरा किया। देन दे अलाउ मी कि हाँ अब तू जा। वो भी इतनी आसानी से नहीं, कन्विंस करना पड़ा बहुत। कन्विंस करना पड़ता है। then- अच्छा, एक चीज़ होती है कि जैसे किसी को ना डॉक्टर बनना है तो उसको पहले 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, एमबीबीएस देन एमएसएन स्पेशलाइजेशन। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको प्रॉपर बीटेक करनी पड़ेगी। इफ समवन वांट्स टू कोड, किसी को कोडिंग करनी है तो उसको सीखनी पड़ेगी कोडिंग, है ना। किसी को एंकर बनना है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा स्टेज, माइक एंड ऑल द स्टफ। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं कि यार तू एक्टर है ना, और फिर मुंबई जाते हैं। मुंबई में शायद हर दूसरा पैर जो पड़ता है किसी दूसरे शहर के इंसान का, वो एक्टर बनने के लिए पड़ता है। तो एक यार ये डाउट क्लियर करो कि जो लोग बोलते हैं कि एक्टिंग क्या है, मैं भी कर लूंगा, और आजकल तो चल ही रहा है, रो रहे हैं, रील्स बन रही हैं, खूब दुखड़ा दिखा रहे हैं, तो एक्टिंग के लिए भी पढ़ाई जरूरी है या फिर एक्टिंग मतलब बाय बर्थ वाला सिस्टम है? शुभम, मेरे हिसाब से एक्टिंग इज समथिंग फ्रॉम योर विद इन, अंदर से आती है वो चीज़। ऑल ऑफ सडन आप सोच ले कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, कि आप बड़े हो गए, आपने लाइमलाइट देख लिया, आपने देख लिया कि अरे फैन फॉलोइंग बहुत होती है एक्टर्स की, क्या ग्लैमरस लाइफ है, तो चलो हम भी एक्टर बनते हैं। तो वो लोग नहीं उतना सक्सेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हो सकता है लेटर और उनके अंदर का पोटेंशियल बिल्डअप हो जाए, चीज़ें हो जाए, बट एक्टर सच्चा वही है जिसके अंदर से वो चीज़ बचपन से है या शुरुआती कहीं ना कहीं छिपी थी। मतलब एक्टिंग भी एक स्किल है, स्किल है, उसको वो पॉलिश तो करना ही पड़ेगा ना, इनबिल्ड होती है, वो पॉलिश करना Polish पड़ेगा करना, उसको, है ना, exactly। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रॉ है तो वो उतना ज़्यादा काम नहीं करती है। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है कि नए शहर के या छोटे शहर के बच्चे या लड़के लड़कियां इंडस्ट्री के लिए फाइट करने के लिए या रोल के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं। रोल मिले ना मिले लेकिन बहुत भटक भी जाते हैं। भटकने से मेरा मतलब है साफ साफ कि उनका शोषण होता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करे कोई कि इस बंदे के साथ काम करूंगा तो काम मिल सकता है और इसके साथ काम करूंगा तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है? देखिए, किसी फ्रेशर के लिए, फ्रेशर से मेरा मतलब है जिसने पहले जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग का या कोई काम नहीं किया, अगर वो फ्रेशर मुंबई आता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत टफ होगा ये पहचानना कि कौन पर्सन राइट है, कौन रॉन्ग है। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में समझ इतनी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इतनी समझ लाइक इंडस्ट्री के हिसाब से इतनी समझ नहीं थी, मैं बहुत लाइक सिंपल और वो, बट हाँ इंडस्ट्री बहुत कुछ सिखा देती है। तो एक है कि आप
कहीं ना कहीं आपका एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये इंसान ठीक है, ये नहीं है। और खुद को इतना कॉमन सेंस होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसी बात में बताती हूँ कि कैसे जनरेशन भटक जाती है वहाँ जाके, कैसे फ्रेशर भटक जाते हैं कि वो पार्टी कल्चर में आ जाते हैं। उनको लगता है पार्टीज़ करेंगे, ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगे, ज़्यादा सर्कल होगा तो हमें काम मिलेगा, बट ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता। उनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सबकी लत लगती है, बस क्या नहीं होता, काम नहीं मिलता। बाकी उनको सब उनके साथ चीज़ें हो जाती जिस हैं, चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ वही वो चीज़ एकदम उनको अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाते हैं। एक चीज़ का सबको पता है कि कोई भी मूवी आती है, बड़े बजट की जो भी मूवी आती है, तो शाहरुख खान ने 50 करोड़ रुपए लिए, आमिर खान ने 100 करोड़ रुपए लिए। लेकिन ये चीज़ शायद बहुत कम लोग या सिर्फ इंडस्ट्री के या बाहर के तो जानते ही नहीं है कि सीरीज वगैरह में काम करने में क्या आपको मिलता है, आपकी कमाई कितनी होती है। तो थोड़ा यार उसके बारे में आइडिया दो। ये मेरे काफ़ी नोन्स का क्वेश्चन होता है कि शिखा तुम कितना अर्न कर लेती हो? एग्जैक्टली तुमने ये सीरियल कर लिया इतना बड़ा, हमने तुम्हें देखा तो तुम्हें कितने पैसे मिले होंगे? बहुत मिले होंगे ना। अच्छा, कहते हैं कि कोई भी एक्टर है, कोई भी अपनी इनकम ऐसे ऐसा मैं रैंडमली बताऊंगी नहीं, बट हम एक आइडिया दे देती हूँ कि जितना आप लोग सोचते हैं उतना नहीं होता। वो चीज़ होती है तब जब आप एक लेवल पे काम करते हो। अब जब फिर भी जैसे एक सीरियल में अगर कोई काम कर रहा है ना, डेली सोप में काम कर रहा है, तो सीरियल एक में एवरेज कितना बन सीरियल सकता में है? भी देयर इज लाइक कैटेगरीज। आप कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, या आप एज अ कंटिन्यूटी एक्टर काम कर रहे हैं, या आप एज अ लीड काम कर रहे हैं। और लीड के तो मैंने ऑब्वियसली आई हैव होंगे। डन मैनी वर्क एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। झूठ क्यों बोलूं, मैंने स्टार्टिंग अपनी कैरेक्टर आर्टिस्ट से ही की थी, क्योंकि मेरा वहां जाके कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। अभी मैंने छोड़ दिया है वो चीज़ें करना जो मैं स्टार्टिंग में करती थी, बिकॉज हर इंसान को एक ग्रोथ चाहिए, तो अभी मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हूँ। बट हाँ, बीइंग अ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको उतना पे नहीं मिलता, उनका एक फिक्स रहता है कि हाँ इतने हजार पर डे आपको मिल पर डे के जाएंगे। हिसाब से रहता यस, है। दैट इज बिलो 10 और यू कैन से आई कैन से बिलो 6 ओनली। अच्छा, मतलब 6 की है। इतना नहीं है कि इतना नहीं है जितना ये है, लोगों को लगता है कि इतना पैसा एक ही में कमा रहे फॉर्च्यूनर आ हैं। जाएगी। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा। है, बहुत मेहनत है। तो जैसे आप टोटली एक आउटसाइडर हैं बॉलीवुड में, और कोई भी Completely। फैमिली में नहीं है जो इसमें इंटरेस्टेड है ना। तो एक चीज़ बड़ी चल रही है और मतलब बहुत सालों से चली आ रही है, करण जौहर को तो बहुत ही इस चीज़ के लिए बोला जाता है, नेपोटिज्म। सच में है या ये सिर्फ बाहरी दुनिया को दिख रहा है ऐसा है? क्योंकि बहुत आउटसाइडर्स हैं जो रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री को आज भी। देखिए, इसकी एक चीज़ तो मैं स्टार्ट करूंगी अपनी फैमिली से, एक एग्जांपल से। माय फादर इज इन डिफेंस। तो अगर मेरे भाई ने हालांकि ज्वाइन नहीं की आर्मी अपनी मर्जी से, लेकिन मेरे पापा मेरे भाई को ही फॉरवर्ड करते आगे, अपना जो रेफरेंस देते मेरे भाई के लिए देते ताकि वो आर्मी में लग जाए। इसी तरीके से इंडस्ट्री में होता है। जो पेरेंट्स ऑलरेडी वर्किंग है, इंडस्ट्री में स्टैब्लिश्ड हैं, तो वो कोशिश करेंगे अपने ही बच्चों को आगे लाने की। तो अगर देखा जाए तो ये ठीक भी है, इसमें हम उन्हें गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने सारी मेहनत जो की थी वो उन्हीं के लिए, ऑफ कोर्स वो उनके लिए रेफरेंस देंगे। पर हाँ, अगर ये चीज़ केवल सिर्फ लाइक केवल उन्हीं के बच्चों को चांस मिल रहा है जिनकी फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, तो वो गलत भी है। मेरे हिसाब से चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, आउटसाइडर्स को भी इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो पहले से एस्टेब्लिश है उनके बच्चों को भी सेम। तो रियल सीन क्या है? बैलेंस्ड है या नेपोटिज्म ज्यादा है, या क्या रियल सीन क्या है इंडस्ट्री के थोड़ा अंदर? 19-20 है। इट्स नॉट बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड नेपोटिज्म होता, ज्यादा है? नेपोटिज्म हाँ, डिनाई नहीं कर सकते डिनाई उसको। नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ है। ओके। तो और ये एक वो सिद्धार्थ ने भी कहा था कि जहाँ हमारा स्ट्रगल खत्म होता है वहाँ इनका स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ है। और कई केसेस देखे जाते हैं, सुशांत के केस में भी ये चीज़ उठी थी, बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे इस चीज़ में दिखते हैं ड्रग्स को लेके। तो ये ड्रग कल्चर का क्या सीन है? ड्रग कल्चर जब से देखो इस चीज़ का खुलासा हुआ है तब से तो थोड़ा लोग लिमिट में आ गए हैं, वरना उससे पहले तो ड्रग कंजप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था, शायद इतना कि मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अच्छा इतना कंजप्शन इंडस्ट्री में है। बट मेरे हिसाब से अब वो उस चीज़ को अपना स्ट्रेस रिलीफ बोलते हो, कि उनका स्ट्रेस उससे दूर होता है या उनको काम करने में ईज़ होती है, इसलिए वो ड्रग्स ले रहे हैं। डोंट नो उनका क्या रीज़न है, बट ड्रग कंजप्शन तो खैर अभी भी है। अब कोई भी चीज़ ऑल ऑफ सडन ख़त्म नहीं हो जाएगी, है ना। हालांकि ड्रग्स की वजह से काफ़ी लोग का नाम भी आया था सामने, बट फिर भी अभी भी ड्रग्स चल रहा है। तो इट्स ट्रू, ड्रग्स लेते हैं लोग, सब नहीं लेते, बट या ऐसे ही मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे मौसा लगते हैं, कि शिखा आप तुम ड्रग्स लेती होगी फिर? तो आई वॉज लाइक हाँ, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और रात में एक बार, दिन में 3 बार तो चाहिए होता है ना। तो क्या हर कोई ड्रग्स नहीं ले रहा, बट हाँ जो स्टैब्लिश ऑलरेडी है, और मेन बात जो उस ड्रग्स का खर्चा उठा पाए, बिकॉज ड्रग्स ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हर कोई दुकान में गए किराने की शॉप में और ले लिया, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जो स्टैब्लिश्ड हैं तो
दे डू इट। अच्छा, एक चीज़ मेरे को लगती है कि हर किसी का एक ड्रीम रहता है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो हर किसी ने सोचा होता है कि वो एक्टर बनेगा, है ना? पहले का टाइम ऐसा था जब जब अपन लोग काफ़ी छोटे थे तो इट वाज़ रियली टफ, है ना? बहुत ज़्यादा लिंक्स की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स और हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मैंने भी थिएटर किया हुआ है तो वहाँ से भी कुछ लोग हैं जो जान-पहचान के हैं। आजकल ना एक सीन बदला है कास्टिंग से, है ना? तो क्या जो नई कास्टिंग एजेंसीज़ हैं वो फ्रेशर्स को ज़्यादा काम देने में मदद कर रही हैं या ये भी सिर्फ़ एक पैसे कमाने का धंधा है? सी ये जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो कास्टिंग एजेंसीज एक्टर्स लॉक करती हैं, ये तो खैर अभी मैं बोलूँगी कि हाँ, अभी फ्रेशर्स को, आउटसाइडर्स को भी काम मिल रहा है। हुँ। अब डिपेंड करता है कि किसका लुक किस रिक्वायरमेंट के लिए फिट है कि हुँ, नहीं। हुँ। तो हाँ, दे आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, अब वो फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट फिर वही चीज़ आ जाती है कि जिसके पहले से लिंकअप है या फ्रेंड सर्कल उनके साथ है या नोन है, तो उनको पहले चांस मिलेगा, प्रायोरिटी पे वो है। या एक रजिस्ट्रेशन, हैव यू लिसन दिस वर्ड रजिस्ट्रेशन, ये एजेंसीज रजिस्ट्रेशन कराती हैं। ओके। इनका ये मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स इनके साथ रजिस्ट्रेशन करें। इनकी कोई पर्टिकुलर फीस होती है मंथली वाइज या ईयरली वाइज, तो जो एक्टर इनके साथ रजिस्टर्ड है उनको पहले काम मिलता है, बिकॉज वो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होते इनका हैं। सब्सक्राइबर है एक तरीके से वो, हाँ, है कह ना? सकते हैं। अभी तक मैंने टचवुड और ऑनेस्टली किसी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है एंड मुझे काम मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक वो मेरा पोटेंशियल देख के मुझे काम दे रहे हैं। बट हाँ, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक मूवीज़ हुई या अच्छे बैनर्स की चीज़ें, तो उसमें प्रायोरिटीज़ इनके रजिस्टर्ड आर्टिस्ट को ही मिलती है। ओके। तो जैसे एक चीज़ और देखी जाती है कि कास्टिंग के नाम पे ना लोगों के साथ कास्टिंग काउच इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो फिर वही सवाल एक मेन इम्पोर्टेंट कि इज़ दिस फॉर रियल या फिर ये बदनाम करने के लिए साजिश की जाती है? शुभम, आई गेस जब से ये मी टू चला है, हुँ, हुँ। जब से लोगों का फेस डिस्क्लोज हुआ है लोगों के सामने, किन किन ने, हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए हमें यहाँ पे, कि जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, तब से तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है। बट हाँ, ये नहीं कहेंगे कि एकदम ख़त्म हो गई है। स्टिल अभी भी एक्सिस्ट। स्टिल एग्जिस्ट, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द वॉल, ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं जो हमें दिखती नहीं है, पता नहीं चलती, बट वो हो रहा है। और टू साइड, क्योंकि मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल है। जो ओके। इंसान की कास्टिंग काउच करने के लिए जो कास्टिंग पर्सन है, तो उनको ऐसे एक्टर्स भी मिल रहे हैं जो रेडी हो जाते हैं, हाँ, ये बात सही है क्योंकि अगर क्योंकि आपको उनको अपने हाँ, काम पे भरोसा है तो और वेट कर लो ना थोड़ा-सा, एग्जैक्टली तुरंत वो। क्यों चाहिए एक दिन में चीज़, सही बात है। अच्छा, अगर एक इंसान किसी एक छोटे शहर से और वो इस वक़्त इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो एक रोड मैप बता सकते हैं आप कि वो किस तरीके से मुंबई जाकर समझिएगा इस सवाल को क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हर किसी के लिए जो भी इसको सुन रहा है या जिसको आप ये चीज़ बताना चाहती हैं। अगर एक छोटे शहर नहीं, किसी भी शहर का है ना? और मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, हर जिसके पास पैसा है उसके पास तो सब कुछ है, वो तो अपने पापा से कह देगा कि पापा पिक्चर बना दो, वरुण धवन बन जाएगा, हाँ, है ना? उनके लिए चीज़ें ठीक काफ़ी है, हद तक ईज़ी लेकिन है। अगर कोई मिडिल क्लास का इंसान है, लड़का है या लड़की है, तो वो मुंबई जाके कैसे अपना करियर फ़िल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकता है? दूसरी चीज़, कैसे रह सकता है? तीसरी चीज़, कितना उसका खर्चा आएगा? ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर एक मतलब एक जर्नी किस तरीके से रहेगी उसकी? फाइन। सो बेसिकली जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, लड़की हूँ, मैं गई, तो हमें वहाँ जाके, मेरे हिसाब से अगर आप इतनी मेहनत से कन्विंस करके या लड़ झगड़ के अपनी फैमिली से इतना दूर मुंबई पहुँच रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी स्टेज पे लेज़ी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को एक्टिव रखने की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं कई बार लेज़ी हुई हूँ, मैंने कई बार अपना समय बर्बाद किया है। बट फाइन, दे रहा है, दुरुस्त है, मैं अभी उतनी ही एनर्जी से काम कर रही हूँ अपनी चीज़ों पे। बट पहली बात तो जब आप मुंबई पे कदम रखते हो, आपको ये समझना चाहिए कि आपकी रियल स्ट्रगल अब स्टार्ट है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे लेज़ी नहीं होना है। आपको जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं नोन, यशराज है, बालाजी है, जितने भी हैं, जो इतनी भी आपकी नॉलेज में है, नहीं है तो आप लोगों से पूछिए। वहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी को अब प्रोडक्शन हाउसेज़ और एजेंसीज़ की नॉलेज हो गई है। आप उनसे पूछिए, एड्रेस पूछिए, वहाँ पे पर्सनली विजिट कीजिए, अपने इंट्रोज़ या अपने ऑडिशंस देखे आइए। एंड आपके अंदर अगर पोटेंशियल है या आप उनकी किसी भी रिक्वायरमेंट में फिट होते हो, आपको चांस ज़रूर मिलेगा। तो पहले तो आप ये मत सोचना कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। आजकल जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा हेल्पर है। वहाँ जाके लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मुंबई जाके मैं कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे जाऊँ, अकेले कैसे जाऊँ। ये कुछ भी नहीं, जस्ट इंटरनेट की हेल्प लीजिए, गूगल कीजिए, जहाँ जहाँ आपको विजिट करना है वहाँ करिए। ये तो हो गई, चलिए
इंट्रोडक्शन और वो सब की बात कि कैसे आप अपना डेटा, अपना प्रोफाइल प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसीज तक पहुंचा सकते हो। लेटर ऑन आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलते रहेंगे, तो आप उनसे टच में रहोगे आगे जाके। अब बात आती है कैसे वहाँ पे आपको सस्टेन करना है, रहना कहाँ पे, घर। तो मुंबई में जैसे हर बजट के अंदर घर है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है, या आप उस चीज़ को कब तक कंटिन्यू कर पाओगे उस रेंट को। तो ठीक है, आप अपने बजट के हिसाब से, जो भी आपका बजट है 6-7, बिकॉज ऑब्वियसली मुंबई तो यहाँ से ज़्यादा तो एक्सपेंसिव है, अगर नॉर्मली हम तो देखा बहुत जाए तो ज़्यादा ही इतना, expensive है। यस, तो उतना कम में तो आपको पीजी नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स, तो आप हॉस्टल्स में रह लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए अपने एक्सपेंसेस कम से कम करने के, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस तो फिक्स है, एक आपका रेंट मंथली और दूसरा आपका आने-जाने का कन्वेंस। क्योंकि यार आप बहुत चक्कर दूर-दूर चीज़ें हैं। दूर-दूर आपको है, और आप कोशिश करिए जहाँ पे ये हब है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन या एजेंसीज़ हैं या प्रोडक्शन हाउस है, आप उसके नियर बाय रहें, ताकि आपको कई बार आप वॉकेबल डिस्टेंस भी मतलब आप जाके भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मैं डिटेल में जो बता रही हूँ कि जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। आपका काम भी होता रहे, आप पे बर्डन भी ना आए। एंड बस फालतू लतों में, फालतू मतलब स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के ग्रुपिज़्म में घुसने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स इट। और अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोराल कभी लो मत होने दीजिए। तो एक मिनिमम अगर अपन लेके चलें तो मिनिमम कितना खर्चा आ जाएगा अगर कोई बाहर जाके रहेगा? मिनिमम उसमें वो महीने पूरा खाना-पीना, रहना सब और ट्रैवल कर सकता है। यस, यस, 10 मेरे 10 हिसाब से, हाँ, 10,000 में मंथली 10, खाना-पीना, रहना और खाना-पीना, रहना एंड ट्रैवलिंग। 10,000 में वो कर सकता है। इस वो सामने वाले की आर्ट है कि वो उस 10 में हुँ, कैसे मैनेज करेगा। मेरे हिसाब से हुँ। 10 मिनिमम सफिशिएंट है, काम कर सफिशिएंट है, जाएगा। आप हो जाओगे। तो गाइस अगर आपके पास 10,000 रुपए महीने, हर महीने खर्च करने की क्षमता है और आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप मुंबई जाइए, ट्राई कीजिए। और एक नया ट्रेंड आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, जो सोशल मीडिया जाइंट्स उन पे तीनों पे, कि हर इंसान अपने आप में क्रिएटर बन चुका है। क्रिएटर इन द सेंस कि वो रील्स बनाते हैं, अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। तो अब ये तो शिखा जी बताएंगी कि क्या वो एक्टर होते हैं या वो अपने आप को सिर्फ एक्टर समझते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं सोशल साइट में तो आजकल मतलब मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ जब मैं कोई इंस्टा खोलती हूँ या एफबी खोलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल साइट पे। बट रियलिटी आज की ये है कि इस टाइम पे आपको सोशल साइट पे एक्टिव होना ज़रूरी है एक सही लिमिट बात तक। है। मैं नहीं हूँ, ये मेरी एक कमी मैं अपनी मानती हूँ, मैं भी इस पे काम कर रही हूँ धीरे धीरे। तो क्योंकि इससे आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई वहाँ पे लॉन्च करने के लिए कोई नहीं बैठा, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आप अपने आप को कैसे लॉन्च कर सकते हैं? सोशल साइट की हेल्प से। पर हाँ, अब सोशल साइट पे लोग इतने एक्टिव हो चुके हैं कि हर दूसरे इंसान की रील देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह क्या रील बनाई है, शायद इतना हम भी नहीं बना पाएंगे। बट ठीक है, वो रील तक ही सीमित है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर अच्छे हैं, या ऐसे तो फिर देखा जाए हर कोई एक्टर है सोशल साइट पे जो भी रील बना रहा है। तो बट कैमरे के सामने एक्ट करना, एक्टिंग करना, तो ये एक अलग ही चीज़ है। ये हम रील से इसका कंपैरिजन या उस यूट्यूब वीडियो से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है मन में, क्योंकि मेरे मन में भी एक बार ये आया था कि मैं ना एक्टर बनूंगा और वीडियोस भी बनाई थी कुछ, है ना, है ना। तो मतलब मैंने क्या सोचा था कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूंगा, है ना। फीस देखी तो मैंने आइडिया चेंज कर दिया, मैंने एंकरिंग अच्छी है अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया, वही करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे तो बहुत कम एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक हैं, लेकिन मुंबई में जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंड्स, तो हर दूसरी गली में ना एक्टिंग स्कूल खुला हुआ है। तो एक्टिंग स्कूल्स क्या सच में, पहली चीज़ क्या सच में ज़रूरी हैं, और दूसरी चीज़ कि भैया कैसे पता करें कि ये एक्टिंग स्कूल सच में तुम्हें कुछ देगा या नहीं देगा, मतलब पैसे दे के उनको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो धंधा ही, तो वो सिर्फ पैसे लूटते हैं या सिखाते भी हैं, मतलब। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, देखिए ज़रूरी नहीं कि मेरे जो ओपिनियंस है वो सामने वाले को सही ठीक बात है, लगे। सही मैं यहाँ बात है। पे केवल अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। मेरे हिसाब से एक्टिंग इंस्टीट्यूट से बेटर थिएटर्स है, ओके। बिकॉज एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आप 3 महीने की फीस लाखों में पे करके, मतलब बहुत फीस होती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, इससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है किस किस लेवल के एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, किस किसने खोले हैं। वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जैसे कि कहते हैं ना हर 10 कदम पे मुंबई में रेस्टोरेंट है खाने के लिए, वैसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने मेरे साथ फ्रेंड्स थी या को एक्टर्स थी, उनको मैंने कितने लाखों वेस्ट करते देखा है। बट बात ये है, चलो उन्होंने लाखों वेस्ट कर दिए, सीख भी लिया, क्लास भी ज्वाइन कर ली, बट उसका कोई रिजल्ट आउटपुट निकल के नहीं आया। या आप तो बहुत इस्टेब्लिश्ड काम कर लेती, वो तो मुझे लगता है कि नहीं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट का कुछ तो फ़ायदा होता है। तो मेरे हिसाब से थिएटर्स आर बेस्ट,
उसके कंपेरेटिवली इंसान को थिएटर्स करने चाहिए जहाँ पे उनका खर्चा, आई थिंक थिएटर्स की इतनी फीस नहीं होती, मैंने खुद किया है, इतनी कोई फीस कोई नहीं फीस होती। नहीं होती, एंड इंसान का जो क्राफ्ट थिएटर से हम्म। मजबूत होता है तो वो तो अलग ही चीज़ है। तो थिएटर एक्टर्स का फिर नाम भी अलग ही होता अब है। वो है, लेकिन मैंने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया था, मतलब अराउंड 1 साल मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ काम किया है, अरविंद गौड़ सर के अंडर में। लेकिन मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की वहाँ पे कि थिएटर और कैमरा में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत। क्योंकि थिएटर में ना आपको वो पिच चाहिए कि सामने जो ऑडियंस के लास्ट रो में बंदा बैठा है उस तक आवाज़ जाए, लेकिन कैमरा में आपको विस्परिंग से भी अपनी आवाज़ समझानी है। तो बंदा अगर थिएटर करेगा तो वो इस क्राफ्ट को कैसे पॉलिश करेगा फिर? देखिए थिएटर एक्टर्स के लिए मूवीज ऐसा थोड़ी आसान होती है, बट ये मैंने भी सुना है या देखा है कि वो टीवी पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है है काम ना? करना, बिकॉज टीवी एक्टिंग अलग है, ये हम सब जानते हैं, मोर ऑफ रिएक्शंस, मोर ऑफ एक्सप्रेशंस, तो ये है टीवी पे। और मूवी पे दे आर, उनका ठीक है काम, बट देखिए एक एक्टर को अपनी पिच पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अब वो थिएटर एक्टर को ये पता होगा और होना भी चाहिए कि अगर वो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको अपनी पिच कितनी रखनी है, या वो कैमरे के सामने परफॉर्म करना है तो उसको अपनी पिच कितनी रखनी है। तो लेकिन बात रही स्किल्स की और क्राफ्ट की, तो वो तो उसको काम ही आएगा, चाहे टीवी एक्टिंग हो चाहे मूवी एक्टिंग हो। सो अभी एक कुछ दिन पहले एक ट्रेलर रिलीज हुआ है आदि पुरुष का, जो कि अब तक की बॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी है, रामायण के ऊपर बन रही है, जिसमें जी। श्री राम का कैरेक्टर प्रभास प्ले कर रहे हैं, जो एग्रेसिव दिखे हैं, जो राम जी के कैरेक्टर के अपोजिट हैं। रावण जो है वो सैफ अली खान बने हैं, जो दिखने चाहिए रावण के जैसे, पर किसी मुगल उसकी तरह दिख रहे हैं, जो कि चमगादड़ पे बैठे हैं। नो मेंशनिंग अबाउट द पुष्कर विमान और समथिंग, है ना। और हनुमान जी बिना मूंछ के दिखे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेलर कार्टूनिश है, तो उसको किया जा रहा है बॉयकॉट, है ना। कश्मीर फाइल्स जब से आई है उसके बाद से तो इतना ज़्यादा बॉयकॉट चल रहा है। तो ये बॉयकॉट का चक्कर क्या है? ये कोई प्रोपेगेंडा है या सच में ऑडियंस अब अगेंस्ट हो गई है? स्टार्टिंग में तो जब ये बॉयकॉट ट्रेंड चला था तो एक्चुअली पब्लिक का वो एक रिएक्शन था, जेन्युइन रिएक्शन, कि उन्होंने कोई मूवी उनको पसंद नहीं आई या उनके वैल्यूज के थोड़ा उन अगेंस्ट लगी उनको, या जो उन्होंने पहले हिस्टोरिकल में देखा था उनको ऑल ऑफ सडन वो एकदम अपोजिट लगी। एक होता है ना कि मूवी में इंसान अपने हिसाब से, उन्होंने जो जिस भी हिसाब से बनाई है मूवी, चाहे एनिमेशन जैसे भी डाले हैं, तो अब वो ऑडियंस उस चीज से रिलेट नहीं कर पा रही। जैसे इस मूवी का आपने एग्जांपल दिया, इसमें ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाए कि इतना इसमें एनिमेशन, और जो आपने बताया कि राम जैसे नहीं लग रहे, रावण जैसे नहीं लग रहे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो ऑडियंस ने अपना रिएक्शन दिखाया है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को एज अ प्रोपेगेंडा भी यूज़ किया जा रहा है, कि हो सकता है ऑडियंस के रिएक्शन उतने नहीं है जितना रिएक्शंस दिखाए जा रहे हैं बॉयकॉट में। अब वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब तो क्या ये खुद प्रोडक्शन हाउस करवाते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए? बदनाम है तो क्या नाम तो है वाला? मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा चाहेगा तो नहीं कि उसकी मूवी या उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो ऐसे इस तरीके से इस फेज से गुजरे, उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो। बट कुछ नहीं कह सकते, कहते कि मेरे हिसाब से तो नहीं, बट अगर ऐसा हो भी सकता है। एक चीज़ है कि बोला जाता है कि सनातन धर्म की एक छवि बॉलीवुड में बिगाड़ी जा रही है। इज इट सो, या फिर ये लोगों का मानना है सिर्फ? देखिए हमारी इंडस्ट्री में जितने भी मोस्टली हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं वो मुगल्स पे ज़्यादा हैं, और मुगल राजास को ज़्यादा एक कहते हैं ना एम्फेसाइज किया है कि हाँ मुगल राजा बहुत नहीं, पावरफुल थे, वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। मेरा कहना ये, जैसे पीके में शिव जी को दिखाया गया था, है ना, जैसे दिखाया जा रहा है कि कोई अगर हीरो को बचाना है तो एक हिंदू लेडी नमाज पढ़ने लग जा रही है। तो ये जो सनातन धर्म की इमेज को वॉश किया जा रहा है, या इस तरीके से दिखाया जा रहा है, जैसे पीके मूवी का ही सीन था वो, आई गेस भगवान इधर स्टिकर लगा दिया थप्पड़ मारने के लिए। हाँ, तो ये वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि सनातन धर्म की इमेज को खराब किया जा रहा है, या ये सिर्फ मूवी होती है और लोग ऐसा कंसेप्शन बना लेते हैं? अब सी ये आई थिंक बनाने वाला केवल उस मोटिव से तो नहीं बना रहा होगा कि किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचे। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी की भी धर्म को ठेस पहुंचे, बट वो पोर्ट्रे उस तरीके से हो रही है तो वो शायद उनकी गलती है या नहीं, मतलब वो पब्लिक किस चीज को मतलब ये चीज मतलब प्रोडक्शन को ध्यान देना चाहिए कि हाँ यस बिल्कुल, क्योंकि अब ये चीज इतनी हाईलाइट हो रही है तो आई थिंक प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर को ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि कौन सी चीज पब्लिक को हर्ट कर सकती है। अब अवेयर हो चुकी पब्लिक, अब कुछ भी नहीं देखती। बिल्कुल, अब पब्लिक किसी भी चीज जहाँ पे उनकी वैल्यूज डगमगाई तो वो, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार ना सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया से एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस या फॉलोअरशिप है सोशल मीडिया पे, तो क्या उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है काम मिलना, या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है?
इसी बात पे शुभम बता देती हूँ, अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती हैं जो अभी हाल ही में कुछ प्रोडक्शन हाउस स्टैब्लिश हुए हैं या कुछ सालों पहले ही बने हैं। तो उन लोगों की बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस तो नहीं करते ऐसा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्टैब्लिश हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि किसी एक्टर की रीच के हिसाब से अपनी पब्लिसिटी कराना। सही बात है। उनके हमारे फॉलोअर्स पे से उनका कोई मतलब नहीं, उनकी ऑलरेडी इतनी रीच है उस प्रोडक्शन हाउस की। तो जो नए प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो ये मूवी बनाते हैं या जिस भी लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इनकी अब रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऐसा एक्टर इनको लॉक चाहिए होता है जिसके फॉलोअर्स खुद मतलब पर्सनली बहुत अच्छे फॉलोअर्स हों, ताकि क्या है कि उसके फॉलोअर्स से इनकी रीच भी पहुंच जाएगी। तो दैट्स ये एक रीज़न है। तो ऐसे काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती है। खैर मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, सो मैं फिर आई एम श्योर इसके बाद ज़रूर लोग आके अप्रोच करेंगे, Let's पूछेंगे, see, बात hope so. करेंगे। ऑलराइट, तो आई गेस ये बहुत हेल्दी और बहुत इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन रही रिगार्डिंग बॉलीवुड एंड अदर स्टफ। कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें? बिकॉज़ मैं इंडस्ट्री में हूँ और काम कर रही हूँ। अच्छा, अभी शिवम ने स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, थैंक यू सो मच। ने बोला एस्टैब्लिश्ड एक्टर, येस, पहले से काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया है, बट स्टिल आई एम इन प्रोसेसिंग। मैं अभी भी मेहनत कर रही हूँ और मैं और मेहनत करूँगी ताकि आप सब तक मैं पहुँचूँ, आप सबके घरों तक मैं पहुँचूँ। एंड मेरा मैसेज बस यही है कि अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बच्ची को, अगर किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है उनको जाने दें। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, हाँ बहुत आसान नहीं था, उनको कन्विंस करना पड़ा, बट एट लास्ट वो समझ गए कि ये मेरा पैशन है, मैं इसमें दिल से काम करूँगी और मैं कर भी रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को मौका दें। देखिए, घबराइए मत कि सेफ़ है नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइक किड कि वो कैसे अपने आप को वहाँ पे सस्टेन करेगा। अपने आप को, अपने बच्चे पे विश्वास है, अगर उसको खुद पे विश्वास है तो वो कर जाएगा। एक अच्छा एक्टर शायद हर इंसान बन सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिखा जी ने भी एक बात बोली कि आप अपने बच्चे को जो वो करना चाहता है वो करने दीजिए। ये नहीं कहा कि एक्टर बनने दीजिए। मतलब ये एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान है, जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है, लेकिन तुम वो करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। सो दैट्स रियली 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 हेल्पफुल। एंड सो गाइज, ये रही हमारे साथ शिखा दुबे जी। बहुत अच्छी इनके साथ कॉन्वर्सेशन रही, एंड आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप के कुछ पर्सनल सवाल हैं शिखा जी से तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए अपने क्वेश्चंस ड्रॉप। इनको फिर से बुला लेंगे मुंबई से शूट के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक और एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। थैंक यू। थैंक यू।